हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग ने प्रीवियस ईयर के गेट बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम 2020 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। और ये सेशन आज वीडियो नंबर सेकंड है। वीडियो नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी इससे पहले के क्वेश्चंस का बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आज का ये वीडियो नंबर सेकंड होगा, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 में जितने भी बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये सेक्शन 2 है बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2020 का। यस, क्वेश्चन नंबर 26 केमिस्ट्री फिजिक्स का रिलेटेड है, तो मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा था, द डीएनए सीक्वेंस शोन बिलो इज टू बी एम्पलीफाइड बाई पीसीआर। तो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ये प्रेजेंट होगा डीएनए पर, और इस सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मुझे प्राइमर डिज़ाइन करना है। तो हमेशा याद रखिए कि एक होगा फॉरवर्ड प्राइमर और एक होगा रिवर्स प्राइमर। तो फॉरवर्ड प्राइमर में जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सीक्वेंस होता है वो आइडेंटिकल होता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, आइडेंटिकल विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। तो जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए में, वही सीक्वेंस आइडेंटिकल होता है फॉरवर्ड प्राइमर में। तो जी सी टी ए जी ए टी सी टी जी ए 4 टाइम्स टी सी सी, यही सीक्वेंस होगा फॉरवर्ड प्राइमर का। तो ये पहले देख लेते हैं, जी सी टी ए कहाँ है, जी सी टी ए यहाँ है और जी सी टी ए यहाँ है। तो ये फॉरवर्ड प्राइमर होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बी या तो डी। अब आ जाते हैं रिवर्स ऑर्डर का, रिवर्स प्राइमर का। रिवर्स प्राइमर में हम लोग कैसे लिखते हैं कि यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में लिखेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, यानी सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। तो अब मुझे सीक्वेंस मालूम चल गया, यानी 5, और ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से होना चाहिए जी सी टी ए। तो जी सी टी ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ये सीक्वेंस, ये टी जी से हो रहा है। तो यानी ये होगा रिवर्स और प्राइमर का सीक्वेंस, और ये होगा फॉरवर्ड का। होप सो ये क्लियर आंसर होगा इसका बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स आर करेक्ट। ओके, टी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। टी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, एंटीजन जैसे बी सेल्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और उससे टी सेल्स एक्टिवेट होता है। तो ये ट्रू है। फॉरेन पेप्टाइड आर नॉट प्रेजेंटेड बाय हेल्पर टी सेल्स बाय एमएससी क्लास 2 एमएससी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एमएससी क्लास 2 और क्लास 1 से एक्टिवेट होते हैं टीसी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स रिस्पेक्टिवली। अगर एमएससी 1 होता तो टीसी सेल्स एक्टिवेट होते, एमएससी 2 है तो टी हेल्पर सेल्स होगा। तो ये नॉट नहीं होगा, ये एक्टिवेट होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डेंड्राइटिक सेल्स आर रेफर्ड एज ए प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जस्ट अभी बताया मैंने। तो डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, तो पी एंड आर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving to next question, question number 29. Which of the following statement are correct about eukaryotic cell cycle? तो सेल साइकिल स्टार्ट होता है साइक्लिन और सीडीके के कॉम्बिनेशन से, और हर एक फेज को G1, S, G2 और M फेज को साइक्लिन और सीडीके एक स्पेसिफिक काइंड के उनको उनका काम है उस साइकिल को कंप्लीट उस फेज को कंप्लीट कराना। तो सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कैन फॉस्फोलाइट प्रोटीन इन एब्सेंस ऑफ साइक्लिन, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन ही सीडीके एक्टिवेट होता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सीडीके कैन इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेशन, यस ट्रू। अगर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरिलेशन हो जाए, एक फॉस्फोरिलेशन हो तो एक्टिवेट होगा, दो फॉस्फोरिलेशन हो तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन, यस इट इज ट्रू। क्योंकि सेल साइकिल जब डिग्रेड करता है, जब यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जब प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं तो साइक्लिन सीडीके को डिग्रेड कर दिया जाता है। इन दोनों इन्वर्सली रिलेटेड, क्योंकि ये प्रोटीएज एंजाइम है, तो ये डिग्रेड कर देते हैं सारे प्रोटीन को, जिससे सेल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, टी इज ट्रू है। ठीक है, सीडीके आर नॉट इन्वॉल्व इन द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन,
ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सीडीके चाहिए क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब इंटरफेस में क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है और प्रोफेज आते आते मेटाफेज आते आते कंडेंस होता है, तो वहाँ पर सीडीके का रोल है। तो आंसर विल बी क्यू एंड आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WXY are intermediate in a biochemical pathways, show substrate, these are the intermediate and this is the final product, okay, and these are the mutant, Z1 Z2 Z3 Z4 are the mutant, और ये सप्लीमेंट किया गया मीडिया में। तो सिंपल यहाँ पर जब इस तरह का है, ये जेनेटिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पर मैक्सिमम यस दिख रहा है आपको, ये हमेशा वाइल्ड टाइप होंगे, क्योंकि वाइल्ड टाइप में सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाइल्ड टाइप होगा। और वाइल्ड टाइप कोई भी सबस्टेट डालिए तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से, सबस्टेट डाल दीजिए प्रोडक्ट बना देगा। तो Z4 इज द वाइल्ड टाइप। उसके बाद में दीज आर द म्यूटेंट। अब आते हैं कि जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यस दिख रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यस, वो वाइल्ड टाइप के बाद में म्यूटेंट है और उनमें उतना कम जीन म्यूटेटेड है। जैसे यहाँ पर इन दोनों में देखिए कंपेरिजन करें तो यहाँ पर अब तीनों में ये तीनों यस है, यानी ये म्यूटेंट होगा टाइप 1 बस, लेकिन इसमें एक सिंगल जीन वन जीन इज म्यूटेटेड, तो ये वाइल्ड टाइप के बाद में नेक्स्ट नंबर इनका आएगा, क्योंकि सिर्फ एक जीन, बाकी तीनों के लिए ये क्या है वाइल्ड टाइप, सिर्फ एक जीन के लिए म्यूटेंट है। उसके बाद में ये वाला आएंगे, ये सेकेंड टाइप म्यूटेंट होगा जहाँ पर दो जीन म्यूटेंट है, यानी ये दोनों वाई और जेड देंगे तो उनके लिए ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप है, लेकिन इन दोनों के लिए ये म्यूटेंट हो गए। और Z3 इज ए परफेक्ट म्यूटेंट, यहाँ यानी यहाँ पर एंड प्रोडक्ट दोगे तभी ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं करेंगे। ये तीनों जीन के लिए म्यूटेंट हो गए। तो इनका ऑर्डर कैसा होगा, Z4 सबसे पहले, उसके बाद Z2, उसके बाद Z1 और उसके बाद Z3। तो ये ऑर्डर होगा सिंपल। यहाँ पर येस के नंबर आपको काउंट करने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो देख लेते हैं Z4, Z2, Z1 एंड Z3, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो जेनेटिक्स से ये भी क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ दिया हुआ, R इज डोमिनेंट ओवर येलो एंड पर्पल इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन इन स्टेम क्लोन, डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें ये आ रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको ये समझ, इसके बेसिस पे ये F2 का जो आउटकम है, ये इसके बेसिस पे आपको इनके जीनोटाइप ऑफ पेरेंट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर एक तरीका है, तो आप तो लेंदी प्रोसेस से जा सकते हैं और सबको हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, देखिए कौन सा पेरेंटल होगा, या इस शॉर्टकट तरीका एक अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट तरीका क्या है, 47, 66, 184 और 145 ये नंबर ऑफ प्रोजेनिस इसमें सबसे कम है, उससे सभी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 47 सबसे कम है, इसको 47 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो ये रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या है 47, तो 1 आएगा, ये भी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 ही हम लोग लेंगे, 1.02 कुछ आएगा, तो इसको भी 1 लेंगे। ये ऑलमोस्ट 3 आएगा, ऊपर वाला भी 3 आएगा, यानी 3:3:1:1 आएगा। अगर आप इसको मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर दो डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक स्टेम कलर है और एक फ्रूट कलर है, तो फ्रूट कलर के लिए अगर आप यहाँ पर रेड और येलो को ले रहे हैं तो 3:1 ले लीजिए, तो ये एक मोनो हाइब्रिड हो गया। और यहाँ पर 3:1 यहाँ पर एक मोनो हाइब्रिड हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कि रेड, यहाँ पर जो है रेड का नंबर कितना है 145, पहले एक को देखते हैं, वन मोनो हाइब्रिड को, इस मोनो हाइब्रिड को। तो यहाँ पर देखिए रेड रेड येलो येलो, ये रेड कलर और येलो कलर को देखिएगा तो ये क्या है 3:1, इसको कल कंबिनेशन कीजिए, ये भी 3:1 है, यानी रेड और येलो 3:1 रेशियो में है। तो यहाँ पर आर है रेड के लिए और स्मॉल आर है येलो के लिए। तो अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ से इन दोनों का चेक करना है जिसकी वजह से ये वाला जीनोटाइप 3:1 में बने, ये वाला 1 बने और ये वाला 3 टाइप, क्योंकि आर डोमिनेंट है। तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर 3:1 बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, यानी 3:1। तो यानी यही वाला फर्स्ट ऑप्शन इनके लिए करेक्ट होगा, किसके लिए, रेड फ्रूट के लिए। और कहीं है क्या, हाँ यहाँ भी है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का बनेगा, इन दोनों को क्रॉसिंग करेंगे, रेड और स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे तो सिर्फ
हेट्रोजाइगस बनेगा सिर्फ रेड। यहाँ सारे रेड होते हैं तब ये ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ येलो भी है क्योंकि फोर्थ वाला भी हेट्रोजाइगस है, तो ये भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी इन तीनों में से कोई एक होगा। अब आते हैं पर्पल और ग्रीन के लिए। पर्पल और ग्रीन का देखिए यहाँ पे नंबर, पर्पल कितना, एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पे एक, तो इनके नंबर पर्पल पर्पल इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पर्पल और पर्पल को ऐड कर दीजिए। तो पर्पल और पर्पल को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 145 प्लस 66, तो ये कुछ आएगा 200 का, मैं लमसम में लिख रहा हूँ। ग्रीन और इसको ऐड कर दीजिए ग्रीन, तो ये भी 184 और 47 यानी 200, यानी यहाँ पर पर्पल और ग्रीन 1:1 में है। जैसे आप इसको दूसरा तरीका ये भी, रेड को आप देख लीजिए, रेड को, अच्छा ये तरीका अपनाइए, रेड को काउंट कीजिए, रेड के नंबर कितने हैं, 145 प्लस 184, ये ऑलमोस्ट हो गया 300, और येलो को ऐड कीजिए तो ये करीबन कितने आएंगे, 100, तो 3:1, यानी रेड और येलो वाला 3:1 में है। उसी तरीके से पर्पल और ग्रीन वाले में 1:1 है। तो अब आपको देखना है कि कैपिटल पी स्मॉल पी इन दोनों में से आपको 50-50% दोनों सिर्फ बनने चाहिए, सिर्फ दोनों। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी और इधर वाले से सिर्फ एक यूनिट स्मॉल पी, तो इनके बीच में होगा तो क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, 50-50% बन रहा है, ये करेक्ट होगा। दूसरा वाला क्या बन रहा है, क्या नहीं, यहाँ पर देखिए ये हेट्रोजाइगस है, यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 3:1 आएगा। ये वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल पी स्मॉल पी, सिर्फ आएगा पर्पल जो डोमिनेंट है, यस पर्पल इज डोमिनेंट है, तो पर्पल आएगा 100%। यहाँ पर भी पर्पल, तो सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट। होप सो ये क्लियर है। ये एक तरीका है शॉर्टकट की, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना क्रॉसिंग में, सिर्फ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्लियर है जेनेटिक्स, तो आप इजिली कर लेंगे। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द साइटोकाइनिन यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया आर गिवन बिलो। ओके, साइटोकाइनिन है बैप, जियाटिन, काइनेटिन, 2IP, विच आर सिंथेटिक एनालॉग। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो NCERT क्लास 11 से क्वेश्चन है। सिक्स बेंजोएमाइन प्यूरिन, ये जो है ये आर्टिफिशियल है, केमिकली सिंथेसाइज्ड, और उसी के साथ में ये भी क्या है, आर्टिफिशियल, बाकी सारे नेचुरल है। तो P और R, D ऑप्शन होगा। कार्ल वॉज यूज द जीन सिक्वेंसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी ऑफ द प्रोकैरियोटिक, ये भी क्लास 11th NCERT से है। कार्ल वोज ने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को या फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी को प्रोकैरियोटिक के लिए यूज़ किया था डिस्टिंग्विश करने के लिए, और उसमें 16S rRNA को यूज़ किया था। तो 16S rRNA कहाँ से आता है, स्मॉल RNA, क्योंकि 70S से यहाँ बना होता है। तो यहाँ पर जब 70S से बना होता है तो ये कैसे होता है, 50S और 30S। 50S में क्या होते हैं, यहाँ पर होता है 23S और 5S, यहाँ पे क्या होता है सिर्फ 16S, तो ये 16S स्मॉल सब यूनिट कहती हैं, आंसर होगा राइबोसोमल RNA ऑफ स्मॉल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरफ में पैथोजन है और इस तरफ में उनके इनिबिटर या ड्रग कह सकते हैं, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीबायोटिक। इन्फ्लुएंजा ए वायरस एमेंटाडीन जो है एंटी वायरल है, ये यूज़ करते हैं। फंगस फ्लूकानोजोल, ये बनता है फंगस से, फंगस एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है जिसका नाम है फ्लूकानोजोल। और उसके बाद में प्लाज्मोडियम को इनिबिट करने के लिए हम लोग लेते हैं आर्टिमिसिनिन, और माइकोबैक्टीरियम होता है आइसोनियासाइड से, ये कंट्रोल करता है आइसोनियासाइड माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ को। तो यहाँ पे P के लिए 2 होगा, P2Q3 R4 एंड S फर्स्ट, यानी C ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन आर। ओके, असर्शन क्या है, डैम मिथाइलेज प्रोटेक्ट ई कोलाई DNA फ्रॉम फैज एंडोन्यूक्लियस, नहीं ये रॉन्ग है। ये डैम मिथाइलेज करता है, ये अपने DNA को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे GATC पर मिथाइलेशन करता है ताकि वो अपने जीनोमिक DNA को बचा सके, या अपने DNA को रिकॉग्नाइज कर सके बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये तरीका होता है ई कोलाई अपने जीनोमिक DNA को पहचानने का तरीका से यूज़ करता है। बैक्टीरियोफेज अटैक किया तो उनके जीनोमिक DNA को, बैक्टीरियोफेज के जीनोमिक DNA को डिग्रेड करने के लिए ई कोलाई DNA एंजाइम रिलीज करता है, DNase रिलीज करता है। तो वो DNase तो DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिग्रेड कर सकता है, खुद के DNA को भी डिग्रेड कर सकता है। तो वो अपने DNA को प्रोटेक्ट कैसे करता है, DNase के एक्टिविटी से
बाई मिथाइलेशन। वो पहचान जाए कि ये मिथाइलेशन वाला मेरा डीएनए है, तो इसको डिग्रेड नहीं करना है। जहाँ फॉरेन डीएनए होगा उसमें मिथाइलेशन नहीं होगा, उसको इजीली डिग्रेड कर देगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो खुद के डीएनए एंडोन्यूक्लियस से बचने के लिए ये करता है, ना कि फैज एंडोन्यूक्लियस से। उसके बाद आते हैं रीजन ई कोलाई डैम मिथाइलेस मिथाइलेट द एडेनोसिन रेसिड्यू इन द सीक्वेंस ऑफ जीटीसी। यस, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो ए इज रॉन्ग but R is true. Yes, fourth option. Determine the correctness or otherwise the following assertion are and the reason. Assertion: embryonic stem cells are suitable for the developing knockout mice. Yes, it is true. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज होते हैं डेवलपिंग नॉकआउट, क्योंकि उनके एम्ब्रियोनिक सेल्स में जर्म लाइन सेल्स में ही वो म्यूटेशन चला जाए और उससे जो ऑर्गेनिज्म आए वो पूरा का पूरा नॉकआउट हो। ओके, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज मोर फ्रिक्वेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स देन सोमैटिक सेल्स। ये भी ट्रू है। तो यानी बोथ ए एंड आर are true and R is a correct reason for it. Answer will be B. Next 37 systematic of the plasmid gap is okay, ये प्लाज्मिड दिया हुआ है। इस तरफ में ये बता रहा है कि इसको सील करने के लिए कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 5 प्राइम पर फॉस्फेट होना चाहिए, ये फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पर OH है। तो मुझे सबसे पहला ऐसा एंजाइम चाहिए जो यहाँ पर फॉस्फेट लगा सके, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बनने के लिए 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे OH चाहिए। 3 प्राइम पे तो OH है लेकिन 5 प्राइम पे नहीं है, तो यानी यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज चाहिए। ये काइनेज क्या करेगा, इस H को हटा के यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर देगा, सिंपल। तो यहाँ फॉस्फेट आ जाएगा। तो पहला तो एंजाइम ये चाहिए फर्स्ट। गैप को सील करना है, ये बन गया। उसके बाद में इसका T आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद G आएगा। तो ये तीनों बनाने के लिए मुझे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो यानी सेकंड आएगा R ऑप्शन, डीएनए पॉलीमरेज। और थर्ड में इन दोनों गैप को सील करना होगा फॉस्फोडाइस्टर, उसके लिए डीएनए लाइगेज आएगा, तो ये आएगा थर्ड में, PRS। आंसर विल बी सेकंड। यहाँ पे मैच करना है इस तरफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनके साथ कुछ मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड, क्या इनके हैं मेम्ब्रेन और या करेक्टरिस्टिक्स फीचर दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होता है, ये करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। न्यूक्लियस ये फिर डबल मेम्ब्रेन, ओके। तो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तब यहाँ पर ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो बाय डिफॉल्ट ये जाएगा फर्स्ट के लिए, तो एस के लिए फर्स्ट, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ये एकदम श्योर है। तो आर का 2, आर का 2, पी का 3, देन क्यू का 4, यस, एंड आर का 2, यस। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पर मैटरनल इनहेरिटेंस एक के साथ में जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रेगुलेशन? फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरेशन, ट्रू है। एलोस्टेरिक, यस, एलोस्टेरिक यानी मल्टीमेरिक एंजाइम, वहाँ पर बहुत सारे फॉस्फेट या सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करके उस प्रोटीन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। फीडबैक इनिबिशन, जहाँ पे एंड प्रोडक्ट फर्स्ट एंजाइम जो है, जो मल्टीमेरिक सब यूनिट होता है या मल्टीमेरिक एंजाइम होती है या एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, उनको रेगुलेट करता है। All three are true. PQR, answer will be D. Next, determine the correctness. Otherwise, the following assertion A and reason. A zygote is a immediate descendant cells are unspecialized and are called totipotent. This is true. Totipotent cells retain the capacity to differentiate only into only a few cells. नहीं, complete organism इससे बन सकता है टोटिपोटेंसी से, ये मतलब होता है। पहला तो करेक्ट है, R is wrong. तो A is true but R is false. Option 4 is correct. Now, which of the following statement about gene therapy is correct? Okay. तो जीन थेरेपी से हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म में जो जीन के चलते वो स्पेसिफिक प्रोटीन ही बन रहा है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव इंडिविजुअल बट नॉट देयर प्रोजेनी कैन बी क्योर्ड थ्रू जर्म लाइन थेरेपी, नहीं, इनके प्रोजेनी भी करेक्ट हो सकते हैं और वो खुद भी हो सकते हैं, तो ये तो फॉल्स है। अफेक्टेड इंडिविजुअल एज वेल एज देयर प्रोजेनी कैन बी क्योर्ड थ्रू जर्म लाइन जीन थेरेपी, यस, ट्रू है, ये ट्रू है। Affected individual but not their progeny can be cured through somatic gene, yes. सोमैटिक जीन से सिर्फ वो इंडिविजुअल, क्योंकि सोमैटिक सेल्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं तो उनका प्रोजेनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोजेनी इफेक्टेड रहेंगे बट वो ठीक हो सकते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल बट नॉट देयर प्रोजेनी कैन बी क्योर्ड, ये ट्रू। अफेक्टेड इंडिविजुअल एज वेल एज देयर प्रोजेनी कैन बी क्योर्ड थ्रू, नहीं, ये लॉन्ग। तो यानी क्यू और आर ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। Next question, determine the correctness, otherwise assertion or reason. Okay, the genetically engineered rice that produce beta carotene in the rice grain is called golden rice. ये true है। golden rice इसका इसलिए है क्योंकि बीटा कैरोटीन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, गोल्डन कलर। Reason, able the biosynthesis of provitamin A in the rice endosperm give the characteristics of yellow and orange colors. ये true है। तो A और R are true and R is correct explanation of A. Answer will be C.
Now coming to the next question, the sequence of 1 MB long DNA is random. This DNA has a 4 bases in equal proportion nucleotide between two successive. Okay, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि there is a genomic DNA. What are the chances of occurring of this specific type of sequence on the whole genome? तो यहाँ पर सारे चार टोटल चार ये है न्यूक्लियोटाइड. उस न्यूक्लियोटाइड में ये जो फर्स्ट जी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4. दूसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4. नेक्स्ट वाले की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4. नेक्स्ट वाले की भी 4. तो यानी सभी 4. ठीक है. तो 4 टू द पावर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6. 4 टू द पावर 6 यानी यहाँ पर आएगा 64 इंटू 64 करूँगा. ठीक है 4096. ओके अब आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन. ई कोलाई वाज ग्रोन इन N15 फॉर सेवरल जनरेशन. सेल वाज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू N14 allowed for growth of 4 generation and the DNA were isolated immediately. The proportion of total DNA. ओके देखिए यहाँ पर ये मेसेल्सन में स्थाल एक्सपेरिमेंट से आया क्वेश्चन जहाँ पर सेवरल जनरेशन तक करने के बाद में उनके जीनोमिक डीएनए में N15 आ गया सब जगह. और अब वहाँ पर N15 आने के बाद में इसको 4 जनरेशन तक नॉर्मल मीडिया में ग्रो करा रहे हैं. तो 4 जनरेशन करने के बाद में कितना होगा 2 टू द पावर 4 यानी यहाँ पर बनेगा टोटल कितने सेल्स 16 सेल्स. तो 16 जीनोमिक डीएनए होंगे यानी 16 स्ट्रैंड होंगे. तो इस 16 स्ट्रैंड में सिर्फ 2 स्ट्रैंड ऐसा होगा जिसमें N15 होगा और N14 होगा. बाकी में सब में N14 होगा. ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करता है. तो यानी आउट ऑफ 16 हमेशा याद रखें जितने भी सेल होंगे सिर्फ 2 ही सेल्स में यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म करेगा. कल को यहाँ पर दे दे कि 10 जनरेशन तक हुआ यानी 1024 टोटल सेल बनेंगे. तो उसमें से 2 माइनस कर दीजिएगा और रिमेनिंग 1022. तो ये 2 सेल में सिर्फ हाइब्रिड होगा. बाकी 1022 में नॉर्मल N14 वाला होगा. यहाँ पर बाकी N14 कितना 14 नंबर इनका 16 माइनस 2 14. तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए. अच्छा ये बाय क्वेश्चन नंबर 45 आया बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से. तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ फिर 47. द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड दिस इज द सीक्वेंस. द नंबर ऑफ कोडोन दैट कोड द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दिस पेप्टाइड आर गिवन बिलो. तो फेनिलएलानाइन के लिए 2 कोडोन, ल्यूसीन के लिए 6, आइसोल्यूसिन के लिए 3, मेथिओनिन के लिए 1 और सेरीन के लिए 4. तो आप टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कितना कैसे बन सकता है कैसे इसको करेंगे. फेनिलएलानाइन के लिए कितने हैं 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ल्यूसीन 6. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इस तरह का. तो ये देख लीजिएगा. आइसोलेशन के लिए 3, मेथिओनिन के लिए 1, सेरीन के लिए 4 और फिर ल्यूसीन के लिए 6. तो बस यहाँ पर 6 तो नहीं 12 12 यहाँ 36 और 24 यही आंसर होगा. 36 और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 864. आंसर होगी 864 टाइप. अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Assume that the cell culture was started with the 5 human fibroblast cells. 2 cells do not divide even once, whereas the other 3 cells complete their 3 round of cell division. Okay. At this stage, total number of kinetochore बोल रहा है. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसके लिए मैंने प्लेन शीट ले लेता हूँ. तो 5 सेल्स हैं और इनमें से सिर्फ 3 डिवाइड कर रहे हैं. बाकी डिवाइड नहीं करेंगे. कितने जनरेशन तक 3 जनरेशन तक. तो एक सेल से 2 सेल बनेगा. 2 से तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ जनरेशन 3 यानी 1 से 8 यहाँ से भी 8 यहाँ से भी 8. तो ये बन गए 24 सेल. प्लस पहले से 2 सेल रहेंगे ये डिवाइड नहीं करेंगे तो ये हो गए 26 सेल्स टोटल. अब इस 26 सेल्स में एक सेल में ह्यूमन का बोल रहा है. तो ह्यूमन के पास में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है 23 पेयर. जैसे ये तो ये एक पेयर हो गया. तो यहाँ पर काइनेटोकोर कैसा रहेगा. काइनेटोकोर इज ए प्रोटीन विच इज अटैच टू द सेंट्रोमेयर और उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. तो ये काइनेटोकोर प्रोटीन का ये कितने नंबर एक पेयर में कितने हैं. एक पेयर में 2 हैं. तो यहाँ पर 23 पेयर में कितने काइनेटोकोर होंगे. एक में 46 काइनेटोकोर. तो 46 एक सेल में. तो 26 सेल में कितना होगा 46 इंटू 26 ये आंसर होगा. 46 इंटू 26 1096. हाँ तो यहाँ पर आंसर आएगा 1196. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिर से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का. तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा ये वाला. अब यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ 52 नंबर क्वेश्चन. प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स. जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शोज द पीक ऑफ 200 किलो डाल्टन, यानी 200 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है, मल्टीमेरिक हो सकता है. एसडीएस पेज एनालिसिस शोज दैट विथ और विदाउट बीटा मार्कर इथेनॉल shows a single band of 50 and 25 kilodalton. ओके, विथ और विदाउट, तो विथ के लिए ये आएगा और विदाउट के लिए ये आएगा रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ. गिवन दैट द मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इज 25. ओके, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इज, तो प्रोटीन ए और बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं जिसका 200 मॉलिकुलर वेट है. तो अगर यहाँ पर जेल पर हम रन करें माइनस बीटा मार्केप्टो इथेनॉल और प्लस बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, तो विथ कितना आ रहा है 50, और जहाँ पर विदाउट है सिर्फ एस है तो वहाँ पर 25, यानी बीटा मार्केप्टो इथेनॉल डालने से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 200 और एस तो दोनों में है, ठीक है, क्योंकि ये जेल में ही एस डाला हुआ, तो वहाँ पर नॉन कोवलेंट यानी बीटा मार्केप्टो इथेनॉल डालने से कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बॉन्ड दोनों ब्रेक कर जाएंगे. यानी 200 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी ये आइडेंटिकल ए और बी आइडेंटिकल प्रोटीन्स हैं, आइडेंटिकल सब मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन है, और दोनों ये प्रोटीन पूरा का पूरा 4 सब यूनिट से बना हुआ जिसका इंडिविजुअल का मॉलिकुलर वेट है 4. ठीक है, तो ए का है 25, तो बी का भी कितना होगा 25, राइट. 25 इंटू 2 50, और ये बी भी 25 इंटू 2 50. यस, आंसर विल बी 25. ये 52 का 25 होगा. होप सो ये क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट आ रहे हैं 53. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी एडीपी एंड दिस वन इज गिवन इन दिस मच कॉन्सेंट्रेशन अंडर द दिस कंडीशन फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन किलो जूल. फ्री एनर्जी चेंज फॉर द अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो ओके, यहाँ पर डेल्टा जी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 आर टी टू लॉग प्रोडक्ट बाई सबस्ट्रेट. तो डेल्टा जी हम लोग को फाइंड आउट करना है. डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ दी हुई है -30, तो -30.5 प्लस 2.303 आर टी 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ 37 यानी 310 इंटू प्रोडक्ट लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई सबस्ट्रेट. प्रोडक्ट क्या होगा एटीपी का फॉर्मेशन, किससे एडीपी प्लस पीआई. तो यहाँ पर एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन 2.59, तो ऊपर की तरफ 2.59 लिखेंगे. नीचे की तरफ में एडीपी और पीआई का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है. तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का 0.73 और 2.72 इंटू 0.73, और सभी कुछ दिया हुआ है मिलीमोल में, तो बस यही सॉल्व कर देना अब इसको कैलकुलेशन को लेकर. तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी सबसे पहले आते हैं लॉग के ऊपर, तो 2.59 डिवाइड बाई 2.72 डिवाइड बाई 0.73, यह आएगा 1.3. तो 1.3 का लॉग का क्या वैल्यू होगा, यह आएगा 0.11, तो 0.1 ले लेते हैं. तो अब इस 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे 310, उसके बाद में 8.314 इंटू 2.303 ये वैल्यू यानी 593. तो इसकी वैल्यू आगे 593 प्लस में रहेगा और ये माइनस होगा इससे -30.5 563 पॉइंट, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आएगा 563. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 54. एल्गोरिथम वाज डिजाइन टू फाइंड द ग्लोबिन इन ए प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. ए डेटाबेस वाज which has 78 globin sequence was searched using this algorithm. The algorithm retrieved 72 sequences of which 65 were globin. The sensitivity. ओके, तो 78 सीक्वेंस को डाला गया, उस सीक्वेंस को मैच करा के 72, तो यहाँ पर परसेंटेज सेंसिटिविटी पूछ रहा है. ओके, तो टोटल कितना था इन्फॉर्मेशन 78, उसमें से काम वाला कितना था 65, तो 65 डिवाइड बाई 78 इंटू 100, यही होगा आंसर. 65 डिवाइड बाई 78 इंटू 100 83.33, तो इसका आंसर आएगा 83.33.
अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडाइज NADH to give this much the redox of 2 half is this much the free energy change associated with the transfer of electron to NADH to O2 ओके तो यहाँ NADH to O2 हो रहा है और इस तरफ में तो फाइनली यहाँ पे बनता क्या है रिएक्शन क्या होता है NADH प्लस O2 गिव्स NAD प्लस H2 माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH विच इज गिवन टू द O2 टू फॉर्म वाटर ये है। तो यहाँ पर NADH इस तरफ है O2 तो ठीक है इस तरफ NADH है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको इन्वर्ट कर देंगे तो इसको इस वाले रिएक्शन को NADH को इस तरफ ले जाएंगे और ये वाले को इधर लेके आएंगे तो जब रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा बाकी चीज़ें सब सही में बैलेंस हो जाएगा। ओके तो अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग कर लेंगे तो इन दोनों को जस्ट ऐड करना है रिवर्स करने के बाद में ऐड कर देंगे तो फाइनली जब दोनों को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा जो चाहिए मुझे। तो ये वैल्यू कितना आएगा ये आएगा 63811 ये वैल्यू वोल्ट। अब आ रहे हैं यहाँ पर फ्री एनर्जी तो फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं 96500 यानी फैराडे कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर है 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 2 देख रहे हैं और यहाँ पर 1.136 ये आंसर होगा। डिवाइड कर देंगे 1000 से तो किलो जूल में आ जाएगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे यही आंसर होगा। चलिए करते हैं इसको तो 96500 इंटू 2 इंटू 1.136 डिवाइड बाई 1000 219.2124 219.25 ये अच्छा ये वैल्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा माइनस में। ओके तो इसी के साथ में मैंने बायोटेक्नोलॉजी 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया जितने भी बायोलॉजिकल साइंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। मैंने क्या नहीं किया फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।